डिफॉगर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रॉय जे गोपाल। और अभी जो ईरान और अमेरिका में आप युद्ध देख रहे हैं, लगभग हर दिन नई सुर्खियां देखने को मिलती है। इसकी पटकथा 1908 में लिखी गई थी। 1908 में एक ब्रिटिश नागरिक थे, DRC नाम था उनका। उनकी एक कंपनी थी और उन्होंने इस जो मस्जिद सुलेमान एरिया है ईरान का, उसमें तेल की खोज की थी। और उस समय उनके और वहाँ के बादशाह थे, उनमें एक एग्रीमेंट हुआ था कि 60 सालों तक ये तेल पर इनका कब्जा रहेगा, एक तरह से बरकरार रहेगी। दोनों देशों में दोनों लोगों में एक एग्रीमेंट था, और वो एग्रीमेंट जो था जिसमें 84% ब्रिटिश कंपनी लेगी हिस्सेदारी और 16% ईरान के हिस्से में जा रहा था। और ये सिलसिला चला 1951 तक, 1951 तक चला। 1951 में राजा के जो एक प्रधानमंत्री थे, राजा उस समय थोड़ा कमज़ोर थे, नए नए राजा बने थे, उनका तख्ता पलट हो करके आए थे। ये अपने पिता का ही तख्ता पलट करके ये आए थे ब्रिटिश के मदद से। तो इसलिए प्रधानमंत्री उस समय थोड़ा ज़्यादा पावरफुल थे, ये नए नए थे। तो प्रधानमंत्री ने जितनी ब्रिटिश कंपनियां थीं उन्होंने नेशनलाइज कर दिया और एक तरह से इनको लात मारकर बाहर कर दिया। ऐसे में ये खुंडस में थी ये कंपनियां और चाहती थी कि किसी तरह मौका मिले, और मौका भी मिला उन्हें। 1954 में इन लोगों ने जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसद्देक, उनको हटा दिया और फिर से बादशाह के हाथ में पावर चली गई। बादशाह का नाम जो था उस समय थे मोहम्मद रजा पहलवी थे, वही शासन में करते थे। लेकिन जब वो पावरफुल हुए, प्रधानमंत्री को हटाने के बाद खुद पावरफुल हो गए, तो शक्ति आने के बाद उन्होंने एक सवाक नाम का एक सिक्योर मतलब अपना एक तरह से खुफिया विभाग तैयार किया था। इस खुफिया विभाग का काम था कि अपने विरोधियों को खोज के निकालना, उन्हें मौत के घाट उतार देना। और इसी में एक उनके जो विरोधी थे, उनका नाम था आयतुल्ला रुहोल्लाह खोमैनी। एक धार्मिक नेता थे और वह अमेरिका से नफ़रत करते थे, और शाह के जो काम करने का तरीका था उससे भी वो नफ़रत करते थे। अब काम करने का तरीका क्या था? तो काम करने का तरीका था कि शाह बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी में रहते थे। जो 16% जो पैसे मिलते थे उसको वो बड़े बड़े हथियार, F-14 फाइटर जेट खरीदा करते थे, और एक तरह से ईरान को आधुनिक ईरान बनाने की कोशिश कर रहे थे। मॉडर्न लोग थे, सड़कों पे औरतें मतलब जिस तरह की कपड़ा पहनना, अमेरिका इंग्लैंड की तरह घुमा करती थी। एक तरह से पूरा मॉडर्न वाली कहानी थी, और एक धार्मिक विचारधारा के लोग ये इस चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। और इसी बात के लिए जो शिया के उस समय बड़े धार्मिक नेता थे आयतुल्ला अली खामनेई, तो उन्हें खमैनी, तो उन्हें इस बात को बहुत ख़राब लगा और वो विरोध करना शुरू कर। विरोध करने की वजह से शाह ने उन्हें देश निकाला दे दिया। तो पहले वो तुर्की गए। तुर्की में वो इस्लामिक कपड़े पहना करते थे, तुर्की सरकार ने उन्हें मना कर दिया। तुर्की ने बोला कि इस तरह के धार्मिक पोशाक हमारे देश में नहीं चलेगा, आपको रहना है तो आपको सिविलियंस की तरह रहना होगा। क्योंकि तुर्की एक मुस्लिम देश होते हुए भी डेमोक्रेसी वाली कहानी है वहाँ पर। तो फिर भाग के वो नफज चले आए। नफज इराक में एक शहर है, वहाँ पर चले आए। उस समय सद्दाम हुसैन का शासन था। सद्दाम हुसैन को लगा कि ये जो हैं, पहली बात ये बता दूँ कि नफज में ये बहुत दिनों तक रहे और वहाँ से कैसेट रिकॉर्ड कर करके ईरान में भेजा करते थे, और ईरानी लोग जो रूढ़िवादी विचारधारा के थे, इनकी कैसेट को छुप छुप के सुना करते थे। फिर बाद में इनकी गतिविधियां बढ़ने लगी, तो सद्दाम हुसैन जो इराक के उस समय तानाशाह थे, उन्हें लगा कि ये कहीं हमारे लिए भी खतरा हो जाएगी। क्योंकि इराक में कहानी ये थी कि सद्दाम हुसैन सुन्नी थे और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर पॉपुलेशन शिया थी। तो सद्दाम हुसैन के लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महाशय हमारे यहाँ भी विद्रोह कर देंगे, ईरान के बदले में हमारे यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने बोला कि ये सब एक्शन बंद कीजिए, ये जो आप ड्रामा कर रहे हैं ना कि ये रिकॉर्ड कर करके ईरान में भेज रहे हैं, ये सब बंद कर दीजिए। और दूसरी बात कि 1975 में शाह से और इनके यहाँ सद्दाम हुसैन से एक एग्रीमेंट भी हुआ था। एग्रीमेंट इसलिए हुआ था कि हमारे यहाँ से कोई भी ऐसे
जो लोग जाएंगे देश छोड़ के भगेड़ू लोग, उनको आप कोई राजनीतिक गतिविधियां वहाँ ना होने दीजिएगा। इसलिए भी सद्दाम हुसैन थोड़ा घबराए हुए थे और इसलिए उन्होंने बोला कि आप यहाँ से छोड़कर निकल जाइए। तो जो खमैनी थे, वो खमैनी वहाँ से फ्रांस चले गए और फ्रांस में जाना सद्दाम हुसैन के लिए एक बहुत बड़ी गलती थी। जब ये वहाँ पर गए तो पहले तो कैसेट बना बना के बेचा करते थे कि सद्दाम हुसैन कोई मीडिया से उनको मिलने नहीं देते थे। लेकिन जब फ्रांस गए तो फ्रांस में उनको उस समय के इंटरनेशनल मीडिया जो थी, वाशिंगटन पोस्ट, BBC ने खुल के इनका इंटरव्यू लेना शुरू किया। और ये बड़े उस समय अच्छे विचारधारा, गांधीवादी, अहिंसक, इस तरह की बातें करते थे। मैं रुहैला खमैनी की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की बातें करते थे तो पूरा वर्ल्ड मीडिया का भी इनका समर्थन लगा कि ये बड़े उच्च विचार के लोग हैं, ये हैं। और ये खबरें ईरान में भी आती थी। तो ईरान के जो लिबरल लोग थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, जो लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग थे, वो इनके विचार से बड़ा प्रभावित हुए। बोले कि भाई इन्हीं को एक चेहरा बना दिया जाए ताकि शाह का विरोध किया जाए, क्योंकि शाह अपने विरोधियों को बहुत ज़्यादा सफाया कर रहे थे, जो वहाँ के बादशाह थे ईरान के। तो रजा शाह पहलवी का वहाँ विरोध हो रहा था और मुख्य चेहरा बना दिया गया खमैनी को। और खमैनी को जब मुख्य चेहरा बनाया गया तो आंदोलन और भी कट्टरपंथी लोग भी जुड़ गए, जो कट्टरपंथी विचारधारा के ईरान के थे वो भी लोग जुड़ गए और ये आंदोलन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। और अंत में शाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी को ईरान छोड़कर निकलना पड़ा। और जब वो निकले तो 1979 में फिर से वापस रोहल्ला जो खमैनी है वापस आ गए ईरान में आते ही उन्होंने सबसे पहले तो जो ईरानी क्रांति थी उसका नाम बदल के उन्होंने कहा ये एक इस्लामी क्रांति है। जितने कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे उन्हें जुडिशियली किलिंग की गई, उन्हें एक तरह से कानूनी जामा पहनाकर उनकी हत्याएं की गई। इसमें एक खलगली करके थे, एक जज थे, वो सीधा 2-3 सवाल ही पूछते थे। जो खमैनी के विरोधी थे उनको कोर्ट में लाया जाता था और सीधा पूछा जाता था कि आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं। वो बोल देते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते हैं। आप खमैनी के सत्ता में विश्वास करते हैं कि नहीं। वो बोल देता कि नहीं। तो सीधा बोलते थे कि इन्हें ले जाइए, उंगली से इशारा करते थे, उसी के छत के ऊपर उन्हें गोली मार दी जाती थी। इस तरह करीब शुरुआती जो क्रांति के शुरुआती दौर थे उसमें कहा जाता है कि लगभग कोई कहते हैं 5000, कोई कहते हैं कि 8000 लोगों को गोली मार दी गई। जिस तरह जितने कम्युनिस्ट पार्टियां थीं वहाँ की वो सब लगभग ख़त्म हो गई। और मज़े की बात कि उस समय सोवियत संघ ने भी इसका विरोध नहीं किया। उन्हीं के विचारधारा के से जुड़ा हुआ एक चीन भी था, उसने भी ईरान के तख्ता पलट का समर्थन किया, लेकिन कम्युनिस्टों की हत्या पर वो भी चुप हो गया और बोला कि ये तो आंतरिक मामला है उनका। क्यूबा जो अमेरिका के पास था उसने भी ईरान के इस आंतरिक मामला बताकर समर्थन दिया। यानी जो कम्युनिस्टों की वहाँ हत्याएं हो रही थी तो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले देश ही उनका समर्थन करना बंद कर दिया, जिससे खमैनी को और ताकत मिली और उन्होंने बुरी तरह से अपने दुश्मनों को कुचलकर अपने एक इस्लामिक साम्राज्य का गठन कर दिया। और एक तरह से आज तक जो चल रहा है सीन, तो इसमें एक और घटना घटी थी जिससे अमेरिका बहुत ज़्यादा खुंदस था। खुंदस ये था कि 52 यानी 52 होस्टेजों को उन्होंने बंधक बना लिया था और 444 दिन तक बंधक रखा गया। अमेरिका ने काफ़ी कोशिश भी की इसे छुड़ाने के लिए, कुछ एक डिजर्ट वन नाम का एक ऑपरेशन भी चलाया था जिसे ईगल कॉव बोलते थे। और लेकिन बदकिस्मती जिस दिन वो अपनी 5 हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर और कुछ सेना के हथियार को लेकर आ रहा था, उसी समय रेगिस्तानी तूफ़ान आया और उसका प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें उसकी भारी किरकिरी हुई। वो हेलीकॉप्टर अपने जो मरे हुए सैनिकों को छोड़ के अमेरिकन सैनिकों ने जान बचाकर वहाँ से भागी। यानी ईरान के साथ प्रकृति ने उस समय सहायता किया और तूफ़ान आकर अमेरिका के सारे ऑपरेशन को फेल कर दिया। अब इसमें जो हुआ क्या था कि बाद में अल्जीरिया के मदद से मीडिएट
करने के बाद उनकी रिहाई हुई। लेकिन ये खुंडस उस ज़माने का है। जो आज जो हो रहा है अमेरिका, तो अमेरिका डायरेक्ट हमला इसीलिए नहीं करता क्योंकि अमेरिका उस एरिया को जानता है। अमेरिका जो उनका खर्ग द्वीप है, जहाँ पर अभी भी 90% ईरान अपना तेल वहाँ से सप्लाई देता है, तेल कहीं और से निकलता है, वहाँ डिपो है, वहाँ से सभी जहाज़ तेल भर के निकलते हैं क्योंकि ईरान के जो समुद्री इलाका है उसमें गहराई कम है, जिससे बड़ी जहाज़ें नहीं जा पाती हैं। इसलिए खर्ग द्वीप के पास पाइपलाइन के द्वारा एक आइलैंड है, वहाँ से तेल भर के ये लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाते थे। तो वह खर्ग द्वीप अमेरिका और ब्रिटिश कंपनी ने ही डेवलप की थी, इसलिए उन्हें एक एक चीज़ को पता है कि पाइपलाइन की जानकारी है उनके पास कि किधर से ईरान का कौन सा पाइपलाइन आता है। और ईरान में ये बहुत दिनों तक रहे हैं, इसलिए ईरान के बारे में जानते हैं, ईरान के भौगोलिक स्थिति को जानते हैं कि वहाँ पर पैदल सैनिकों को उतारना बहुत खतरनाक है और उसमें अमेरिका को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका डायरेक्ट कभी लड़ाई नहीं लड़ा, ईरान से प्रतिबंध लगाया, यानी एक तरह से हिडन वॉर चलता रहा वहाँ पर। आर्थिक प्रतिबंध, ईरान के तेल को रोकना, बेचने से बंद करना, ये सब चलता रहा क्योंकि अमेरिका कभी भी ग्राउंड पे नहीं है। अमेरिका बहुत जगह ग्राउंड पे गया था, वियतनाम में गया था, आपका अफ़गानिस्तान में आपने देखा, इराक में देखा, लेकिन ईरान में नहीं जाने की वजह कि ईरान की जो भौगोलिक स्थिति बड़ी डिफ़िकल्ट है। ईरान एक बड़ा देश है, दूसरी बात कि वहाँ रेगिस्तान है, पहाड़ी एरिया है और बहुत दुर्गम स्थिति है। तो ऐसे में अमेरिका जानता है कि ग्राउंड पर जाकर लड़ना ईरान से बहुत मुश्किल है, तो इसलिए अमेरिका दूसरी तरह का अपना इंतज़ाम किया। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि ईरान के जो अभी जो सीन दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एटम बम और जैविक हथियार और इस तरह का बनाने एक बहाना नहीं है। बहाना असली है कि अमेरिका अपना बदला ले रहा है उस ज़माने में, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों को जो नुकसान हुआ था उसके बाद राजा साहब पहलवी को जिस तरह सरकार पलटी गई और किस तरह ईरान पर एक इस्लामिक धार्मिक नेता का कब्जा हो गया, इसकी वजह से अमेरिका बौखलाया हुआ है। ईरान की जनता को अमेरिका जानता है कि ईरान की जनता कभी भी नहीं चाहती है कि वह वहाँ पर इस्लामिक सरकार रहे, क्योंकि उन लोगों को कुछ मिला नहीं था। साथ से परेशान थे तो एक डबल परेशान करने वाले ये लोग आ गए, अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है। तो इसलिए ईरान की जनता तो ना, उनको तो सरकार से कोई सहानुभूति नहीं है। हाँ, कुछ देहात वाले क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पुराने विचारधारा के लोग रहे, वो सरकार को पसंद करते हैं। लेकिन जो नए विचारधारा के जो नई पीढ़ी आई है वो इस्लामिक कट्टरपंथ कोई पसंद नहीं करती है, क्योंकि अब नई पीढ़ियाँ वो सब पुराने ज़माने वाली बातों को भरोसा नहीं करती है। तो इसलिए अमेरिका चाहता था कि किसी तरह उनको भड़का दिया जाए तो ताकि वो सत्ता वहाँ पर परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो भी चला नहीं, वो भी डाउन ही चला। और अंत में आप देख ही रहे कि क्या परिस्थितियाँ ईरान में हो रही हैं, कभी सीज फायर, कभी MOU साइन, कभी कुछ, कभी हमले, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लड़ाई कब तक चलेगी। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। डिफॉगर को देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और इस पर अपनी इंगेजमेंट बढ़ाइएगा, क्योंकि इस पर आपको बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती रहेगी जियोपॉलिटिक्स का, यानी अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। बहुत बहुत धन्यवाद।